हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार है, आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस डॉट ए सर। और मैं आज आपको ग्रेविटेशन का जो लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, उस लेक्चर का नाम है क्या? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी हिंदी लैंग्वेज वाले अपना हेडिंग लगा ले, कक्षीय वेग। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन का अच्छा खासा लेक्चर हम लोगों ने खत्म कर दिया है और अब हमें सिर्फ व सिर्फ प्लैनेट्स, प्लैनेटरी मोशन, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड वगैरह वगैरह हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर दें। और अभी तक आपने हमारा अगर और भी ग्रेविटेशन का जो वीडियो लेक्चर जो अपलोडेड है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप वो वीडियो लेक्चर जाकर देखिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिया हुआ है, नहीं तो फिर मैं दे दूंगा और आप जाएं वहां से लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियो लेक्चर जाकर जरूर देखें। दूसरी चीज कि जब आप इस चैनल पे पढ़ रहे हो तो अपने आसपास के डिस्टर्बेंस बंद करके, और सबसे बड़ी उससे भी बड़ी बात कि नोट खुद से बनाएं। जो नोट्स जो बनाते हो आप खुद से बनाओ, क्योंकि नोट्स आप खुद से बनाओगे तो आप छोटी से छोटी चीज को भी आप नोट कर पाओगे, जो कि बहुत बारीकी जो कहते हैं कि बहुत बारीकी से मैंने इसको तराशा है। तो नोट्स आप अगर खुद से बनाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे, तो इसलिए नोट्स खुद से बनाया करो। ठीक है, बाकी रही लैंग्वेज की प्रॉब्लम, तो आई थिंक जहां तक कि मैं समझता हूं कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मैं मिक्स करके पढ़ाता हूं। इन केस की अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें बिल्कुल फुल्ली हिंदी लैंग्वेज चाहिए या फिर फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, है ना। आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड, जो भी आपको हेडिंग लगा दो आप लगा लो। ठीक है, तो अपने आसपास के डिस्टर्बेंस बंद कर दें, है ना। छोकरियों के चक्कर में जो आप बैठे हुए हैं वो भी अपना सोचना, उसकी यादों में खोना, ये सब जो है ना, ये सब गलत सिम्टम है, ये सब कहीं ना कहीं बैड सिम्टम है। तो प्लीज इन सिम्टम से दूर हो जाए और आराम से हमारे साथ बैठकर पढ़े ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग। बच्चों, जो हमने पिछला जो वीडियो लेक्चर किया था, एक तो न्यूमेरिकल का था जिसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया था ग्रेविटेशन का, उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल्स था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करने से पहले थोड़ी सी हम ग्रेविटेशन की हिस्ट्री के ऊपर एक नजर डालेंगे। अगर आज ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म हो जाती है तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे, बट थोड़ी सी इसके हम हिस्ट्री पर हम नजर डालते हैं। देखो अगर बात की जाए ग्रेविटेशन की ना, तो जैसे देखो नॉर्मल लोग क्या बात करता है, नॉर्मली कैसे क्या कहा जाता है ग्रेविटेशन को लेकर कि जब न्यूटन साहब के सर के ऊपर सेब गिरा यानी कि एप्पल गिरा तो उन्हें समझ में आया कि भैया ग्रेविटेशन है। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, कहीं ना कहीं उसके पहले भी साइंटिस्ट थे और उनके जो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्हें भी इस बात का आभास था, इस बात का एहसास था कि कुछ तो है जो पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह भी दिया था, इनका नाम है गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ने न्यूटन से पहले ही एक बात कह दिया था कि अगर किसी वस्तु को आप ऊपर से ड्रॉप करो यानी कि ऊपर से गिराओ, फ्री फॉल करवाओ, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पृथ्वी की तरफ गिरती है। यानी कि अगर आप किसी पिंड को, किसी वस्तु को आप किसी ऊंचाई से गिराते हो तो वो एक नियत त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरती है। तो आखिर कुछ तो है जो कि उसको एकदम बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बात गैलीलियो साहब ने पहले ही कह दिया था। किससे? तो न्यूटन से पहले ये बात कह दिया था गैलीलियो साहब ने। यहां तक कि न्यूटन ही नहीं, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या बहुत अच्छा नाम है, क्या बोलते, तारे गिन गिन रात गुजारे आया टाइको ब्राहे। ये क्या? जी हाँ, तारे गिन गिन रात गुजारे आए टाइको ब्राहे। एक्चुअली टाइको ब्राहे जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। टाइको ब्राहे जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है और टाइको ब्राहे साहब ने पहले ही ये बात बोल दिया था क्या कि टाइको ब्राहे साहब जो थे वो
मतलब कि क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने ओपन आई से विदाउट हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि बिना टेलीस्कोप की मदद लिए उन्होंने नंगी आंखों से तारों का स्टडीज किया और डाटा तैयार करते गया। क्या नाम है? टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे, पहला साइंटिस्ट गैलीलियो, दूसरा टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे साहब ने अपनी नंगी आंखों से तारों को देखा, उसका स्टडी किया, डाटा तैयार किया, उसको एनालाइज किया। पूरा ये सब करने के बाद टाइको ब्राहे साहब क्या कि पूरे एक तरह से डाटा बनाते गए। इसके बाद फिर चले तुम्हें तारों के शहर में, फिर तारों के शहर में चले गए। जब गैलीलियो साहब ये काम कर लिए, टाइको ब्राहे साहब ये सब काम कर लिए, तब जाकर फिर इन सभी डाटा को एनालाइज किया न्यूटन्स ने। इन सब के बाद फिर डाटा को एनालाइज किया किसने? न्यूटन्स ने। और तब जाकर फिर यहां से ग्रेविटेशन मिला। वही नहीं, यहां तक कि जो हम पढ़ते हैं केप्लर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन की ग्रहों की गति किसने दिया? तो केप्लर्स ने। बट केप्लर्स ने अकेले ऐसे ही ग्रहों की गति नहीं दे दिया था। केप्लर्स ने अकेला ग्रहों की गति का नियम नहीं दिया था कि ग्रह किस तरह से चलता है, इलिप्टिकल पाथ वगैरह वगैरह, सब ऐसे अकेले नहीं दिया था भाई। क्योंकि केप्लर से पहले भी बहुत सारी थ्योरियां आई थी, जैसे कि आप नाम सुने होंगे, जियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा बात करते हैं जियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक के ऊपर, थोड़ी सी बात करते हैं कि जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम है टॉलेमी, टॉलेमी, PTOLEMY। इसको गलती से इसको पटालेमी मत पढ़ जाना, इसका नाम है टॉलेमी। तो एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था टॉलेमी। टॉलेमी ने जो है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो, जियो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड, और सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया? तो सेंटर। तो जियो का मतलब लैंड, सेंट्रिक का मतलब सेंटर, यानी कि कहने का मतलब क्या कि टॉलेमी साहब का कहना था कि भैया देखो क्या है ना, कि ये जो अर्थ जो है वो बीच में रहता है, इसके चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, वो सब चक्कर काट रहे होते हैं। एक किसका कहना था? तो टॉलेमी का कहना था, टॉलेमी साहब का। तो देखो, अर्थ, और अर्थ क्या है? लैंड है, और लैंड तो को ग्रीक में क्या बोलते हैं? जियो। तो अर्थ के लिए मैंने यूज कर लिया वर्ड जियो, और अर्थ कहां पर है? सेंटर पर है। जिस तरह से आजकल छोकरे जो है ना, छोकरी के चारों तरफ चक्कर काट रहे ना, देख कखनी हमरा आई लव यू कहो, इस तरह से जो चक्कर काट रहे होते हैं ना, उसी तरह से उनका कहना था कि अर्थ जो है वो बीच में होता है और इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं प्लैनेट्स। और इसी अर्थ को उन्होंने जियो कह दिया, और अर्थ जो है वो कहां पर है? सेंटर पर, इसलिए उन्होंने कह दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी। और तब से भाई पूरी दुनिया में हल्ला हो गई क्या, कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो टॉलेमी नामक साइंटिस्ट ने दिया है, टॉलेमी नामक एस्ट्रोनॉमर ने दिया है। ये थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन देखो क्या है ना, कि कुछ तो यूं हल्ले उड़ जाते हैं और कुछ उड़ा दिए जाते हैं, और कुछ अफवाह में लोग, है ना। हुआ क्या कि ये बात टॉलेमी ने कहा जियोसेंट्रिक को लेकर, लेकिन हुआ क्या ना कि इससे भी पहले हमारे इंडिया, देखो इंडिया हमारा शुरू से ग्रेट रहा है, और आज भी ग्रेट है और ग्रेट रहेगा भी। एक बहुत भयानक, एक बहुत महान एस्ट्रोनॉमर भी था एंड एक मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट। और आई थिंक कि अगर आप इंडियन होंगे तो आपको पता ही होगा आर्यभट्ट साहब के बारे में, कितने महान थे। आर्यभट्ट के पास में जब ये बात पहुंची कि भैया टॉलेमी नामक एक साइंटिस्ट है जिसने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, और वो थ्योरी में कहता क्या है कि अर्थ जो है वो सेंटर पे स्थिर रहता है, और इसके चारों ओर जो प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, सब चक्कर काट रहे होते हैं। तब फिर इनकी दिमाग खटका आर्यभट्ट साहब का, अरे भैया टॉलेमी ऐसे कैसे कह दिल के हो, ऐसे तो होवे के ना चाहिए। जब अगर ऐसे होवे छिए तो ये बतावा कि फिर दिन रात कैसे कैसे टॉलेमी बतियाई छिए, हमके समझे में नहीं आवे छ। देखो ये तो मैथिली वाला छिया करके मैथिली में लोग बोलते हैं। खैर,
तो आर्यभट्ट साहब का कहना क्या था कि नहीं, ऐसे प्लैनेट जो है इस तरह से मोशन नहीं करता। प्लैनेट्स अगर मोशन करता है, प्लैनेट्स अगर मोशन करते हैं तो वो होता क्या है कि जो अर्थ को जो सेंटर बनाया गया है, एक्चुअली अर्थ सेंटर में नहीं होता। सेंटर में कौन होता है सर? तो सेंटर में होता है सन, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट। सेंटर में कौन होता है? तो वो होता है सन। और इसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो चक्कर काट रहे होते हैं। सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर काट रहे होते हैं और सेंटर में क्या होता है? तो वो होता है सन। तो सन को हम बोलते हैं हेलियो। क्या बोलते हैं? हेलियोन। ठीक है। और कहां पर है? सेंटर में है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हेलियोन सेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन हुआ क्या कि इसी बात को लेकर जब ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, आर्यभट्ट साहब की कही हुई बात, हेलियोसेंट्रिक वाली बात, क्या कि सन जो है वो सेंटर पर होता है और क्या, तो ये और बाकी प्लैनेट्स इसके चारों चक्कर काट रहे होते हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि ये जो ये बात आर्यभट्ट साहब ने कहा, लेकिन आर्यभट्ट साहब ने जब ये बात कहा तो ये बात पूरी दुनिया में सही से नहीं पहुंचा, यानी कि बात उतना ज्यादा विख्यात नहीं हो पाया, बात उतना फैल नहीं पाया। लेकिन उसी वक्त, यानी कि उसके कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट थे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। देखो, अगर कोई नॉर्मली अगर 11-12 का बच्चा उससे पूछे कि कॉपरनिकस क्या होता है, तो डायरेक्ट वजह पता है क्या बोलेगा कि कॉपर और निकल का कोई बना हुआ कंपाउंड होगा। बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉमर। एक एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है कॉपरनिकस। ठीक है। तो कॉपरनिकस साहब ने क्या कहा कि आर्यभट्ट साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। कॉपरनिकस साहब ने क्या कहा कि आर्यभट्ट साहब जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा ही होता है कि सन जो है वो कहां, तो सेंटर पे स्थित होती है और इसके चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो चक्कर काट रहे होते हैं और इसी का नाम पड़ गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो मैंने क्या कहा कि आर्यभट्ट साहब ने जब ये बात कही हेलियोसेंट्रिक वाली, ये बात कही कि सन जो है वो सेंटर पे होता है और प्लेनेट चक्कर काटे, लेकिन वो बात उतना ज्यादा विख्यात नहीं, उतना ज्यादा फैला नहीं। लेकिन जब यही बात जब कॉपरनिकस साहब कहे, तो जब कॉपरनिकस के कहने के बाद पूरी दुनिया में शोर मच गई, पूरी दुनिया में हल्ला हो गया कि भाई ये कॉपरनिकस नामक साइंटिस्ट है जिसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया है। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बतलाता है कि सन जो है वो सेंटर पे स्थिर होता है, इसके चारों ओर प्लैनेट्स जो होते हुए, यानी कि चारों इसकी ग्रह जो होते हैं इसके चारों ओर क्या कर रहे थे, तो चक्कर काट रहे होते हैं, यानी कि परिक्रमा कर रहे होते हैं। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या किसने दिया? कॉपरनिकस ने। और क्या कहा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कि सूर्य जो है वो केंद्र पर स्थिर होता है और सारे ग्रह जो हैं इस सूर्य को चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। किसने दिया हेलियोसेंट्रिक? तो कॉपरनिकस ने। इससे पहले क्या था? तो जियोसेंट्रिक था। जियोसेंट्रिक किसने दिया? तो वो दिया कहां गया, यहां पे टॉलेमी, यहां पे लिखे थे PTOLEMY, टॉलेमी नामक साइंटिस्ट ने दिया। और टॉलेमी किसने क्या दिया था? तो जियोसेंट्रिक। और जियोसेंट्रिक के अनुसार क्या था कि अर्थ जो है वो सेंटर पे होता है और इसके बाद फिर क्या कि इसके चारों तरफ जो होते हैं जितने भी ग्रह हैं, यानी कि पृथ्वी केंद्र पर और बाकी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। कि कौन से थ्योरी के अनुसार? तो जियोसेंट्रिक के अनुसार। कौन सा साइंटिस्ट दिया? तो टॉलेमी। और दूसरा क्या? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया? तो कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने क्या कहा कि सन जो है वो सेंटर पे स्थिर होता है और इसके चारों ओर प्लैनेट जो होते हैं वो चक्कर काट रहे होते हैं। और यही बात एक और किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो इंडिया के थे। क्या थे? तो एक ग्रेट महान मैथमेटिशियन थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि इन सब के द्वारा ये जितनी भी बातें कही गई, गैलीलियो के द्वारा, टाइको ब्राहे के द्वारा, इसके बाद फिर आपके टॉलेमी के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, जितनी भी सारी बातें कही गई, इन सब के डाटा का एनालाइज किया गया। और वो किसने किया? तो वो किया था केपलर।
केपलर। और तब जाकर केपलर ने जो है वो प्लैनेटरी यानी कि मोशन ऑफ प्लैनेट दिया, मोशन ऑफ प्लैनेट। तब जाकर केपलर ने क्या दिया, तो मोशन ऑफ प्लैनेट, एक के है के, इसको आर गलती से मत पढ़ना, केपलर ने जाकर मोशन ऑफ प्लैनेट दिया। मोशन ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रहों की गति, ग्रहों की गति किसने दिया, तो केपलर ने। और तब जाकर पूरी दुनिया में हल्ला हो गई कि भैया एक केपलर नामक साइंटिस्ट है जिसने ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया है। क्लियर। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रहों की गति कैसे होती है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रहों की गति कैसे होती है। अब जो है वो हमारा टॉपिक का स्टार्ट होगा। अभी तक तो बस ऐसे ही बातें चल रही थी, अभी तक सिंपल ऐसे ही थोड़ी बहुत हिस्ट्री चल रहा था, ग्रेविटेशन के पीछे की हिस्ट्री। अब जो है हम लोग फाइनली जो है हम लोग ग्रेविटेशन और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी वो पढ़ेंगे। तो इसको मिटाएं, चलिए। रम तर मस्ते मस्ते तररम मस्ते मस्ते तररम दुम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। ओए होए गुरुजी जब ये गाना सुनाते हैं ना एकदम मन अंदर से एकदम खौल उठता है, एकदम कर याद आवे लगो, फिर तो एकदम माइंड में से हट जाओ कि का टोलेमी था, का आर्यभट्ट था वगैरह वगैरह। चलो देखो, तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो है पढ़ने वाले आज हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय वेग। भैया अभी तक जो हम पढ़े थे वो क्या था, इसके पिछले वीडियो लेक्चर तो वो पढ़े थे एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या थी, तो वो थी √2gm/r। और मैंने ये भी बताया था कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग प्लैनेट्स के लिए एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होता है। इसको एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्लायन वेग। यानी कि अलग अलग ग्रहों के लिए प्लायन वेग अलग अलग होता है। दूसरी चीज क्या, कि जो एस्केप वेलोसिटी है यानी कि प्लायन वेग जो है वो किसके ऊपर, तो प्लायन वेग जो है वो त्रिज्या यानी कि उसके त्रिज्या क्या, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, और द्रव्यमान का किसका, तो द्रव्यमान का समानुपाती। और किसके द्रव्यमान का, तो ग्रह के, ना कि उपग्रह का। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। या फिर उपग्रह मान लो, या फिर जो वस्तु को आपको एस्केप कराना है उसका, उससे कोई रिलेशन नहीं रहता, इसका कोई उसके मास से कोई रिलेशन नहीं रहता दूर दूर तक। ठीक है, तो इसके फाइनली करना है कि एस्केप वेलोसिटी की तो बात हम लोग कर लिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय वेग। तो यूं मान लो कि सबसे पहले कि मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ हो इसे फ्लैट है ना, एक इक्वेटर होता है, एक पोल होता है वगैरह वगैरह। अब मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, एक छोकरी बनाए, ओए क्या बात करत है एकदम गुरुजी, जब भी बनावत है तो एकदम आप जो है ना, जब भी तो एकदम लड़की के बातें करते हैं। देखो लड़की की बात इसलिए बात करते हैं क्योंकि तुम लोग पता है कि तुम लोग कमीना हो, तुम लोग क्या हो, कमीना हो। जब तक इसका बात है तुम लोग को मजा नहीं आएगा। तो मान लो कि यहाँ पे एक कोई डाइन भूत खड़ी है, इसका नाम ही है डाइन, इसका नाम ही रख लो डाइन। ठीक है, चलो मान लो कि यहाँ पे कोई खड़ी है, इसके हाथ में है एक बॉल। इसने बॉल को क्या किया कि ऐसे हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज दिशा में v1 स्पीड से क्या किया, इसको फेंका। जब ये v1 स्पीड से इसको फेंकी तो ये धीरे 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 बॉल यहां से उई ऐसे जाके ऐसे कुछ गिर गया। थोड़ी सी स्पीड को और बढ़ा के इसको v2 स्पीड कर दी, और जब ये v2 स्पीड से फेंकी तो बॉल जो है वो ऐसे 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 बॉल जो है वो कुछ इस तरह से घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी और स्पीड को ये बढ़ाई, मान लो कि ये v3 कर दी। ठीक है, v3 है, v2 था v3।
जब V3 से इस बॉल को फेंका गया, यहां पे लो V3, तो इस बार जो है बॉल वो कुछ इस तरह से ऐसे घूमना शुरू किया, और तो और इस स्पीड को और बढ़ा दिया गया V4। जब V4 से बॉल को फेंका गया तो बॉल जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे गया गया गया, ऐसे बॉल यहां से ऐसे गया 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 गया, गायब हो गया। और जैसे ही बॉल गायब हो गया तो तेरे को यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि इसका मतलब कि वो स्पीड इतना ज्यादा वो स्पीड बना के फेंकी होगी कि बॉल जो है वो गायब हो गया। अब बॉल गायब हो गया तो इसका मतलब कि वो उसके पलायन वेग से फेंका होगा, यानी कि उससे, क्योंकि बॉल गायब हो जाने का मतलब कि वो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फील्ड से भी दूर चला गया। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि जो भी ग्रह है, हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, अभी मान लो कि जो भी ग्रह है उस ग्रह के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला गया। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते हैं और जब वो ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज से बाहर चली जाती है तो वो क्या कहलाता है कि वो एस्केप कर गया, यानी कि वो पलायन कर गया। तो यानी कि ये बॉल जो है जब हम इसको V4 स्पीड इतना ज्यादा बढ़ा के फेंके थे तो बॉल जो है वो क्या कर गया, एस्केप कर गया। ठीक है, लेकिन वही अगर हम V3 वाला देखें तो V3 वाला में क्या हुआ कि ये बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ऐसे सर्कल बना के। ठीक है, और थोड़ा सा आप इसको सर्कल बना के चल रहा है। अब V2 वाला जो पाथ बना है इसको देखिए, वो कुछ ऐसा पाथ बना हुआ है, ऐसा पाथ बना हुआ है। अब दोनों के पाथ पे दोनों के रास्ता जो है वो अलग अलग है, एक जो है बिल्कुल सर्कल है, एक बिल्कुल वृत्त है। एक कोई ग्रह है, एक ग्रह की त्रिज्या r, इसकी मास कैपिटल है। ठीक है, तो एक जो बिल्कुल पूर्ण रूप से वृत्त बना हुआ है और दूसरा क्या है, कुछ ऐसा बना हुआ है, चपटा वाला वृत्त लग रहा है। और इस चपटा वाला वृत्त को पता है क्या कहते हैं, देखो इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वृत्त। इसको क्या बोलते हैं, इसको वृत्त यानी कि सर्कल। ये तो हो गया पूरा फुल सर्कल, ये हो गई हाफ सर्कल, और ए क्या हो गया, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे बना दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ए क्या हो गया, तो ए जो है इसको हम बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स यानी कि ये हो गया सर्कल, ये हो गया सेमी सर्कल, और ये हो गया इक्लिप्स, इलिप्स। इलिप्स हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, और इसको बोलते हैं हम दीर्घवृत्त। और जितने भी प्लैनेट हैं, मैंने जो अभी बतलाया था कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कि सन जो है वो स्थिर होता है और प्लैनेट उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं, तो वो चक्कर जो प्लैनेट जो गति जो करते हैं वो इसी पथ के ऊपर गति करते हैं, इसी पथ के ऊपर, यानी कि इक्लिप्स पर, इसी इलिप्स पर, इलिप्टिकल पाथ पर, यानी कि इलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं प्लैनेट। ध्यान रखिएगा कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर जो गति करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड जो घूमते हैं, वो कैसा पाथ होता है, तो पाथ होता है इलिप्टिकल, यानी कि वो कैसी रास्ता होती है, तो वो होता है दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इक्लिप्स को देखेंगे थोड़ा सा इसको क्लियर करने के बाद। तब हुआ क्या कि जब इसको, ये तो इलिप्टिकल पाथ कब, जब उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम थी तब, लेकिन जब वही उसकी वेलोसिटी जब थोड़ी सी बढ़ा दी गई यानी कि V3 से, तो वो एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा था, गायब नहीं हुआ, घूमते रहा, और यही हो गई उसका कक्षा, यही हो गई उस ग्रह की कक्षा। जब तक ये घूमते रहा, ये हो गई उस ग्रह की कक्षा। क्या हो गया, कक्षा। यानी कि वो जो V3 स्पीड से जो हम फेंके थे, वो वाला स्पीड इस पृथ्वी के
कक्षा में उसी स्पीड के कारण इस पृथ्वी के कक्षा में घूमते रहने की, इस पृथ्वी के गुरुत्वीय या फिर जो भी ग्रह है उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन में ही रहा, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं गया। लेकिन जो V4 वाला था वो गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाता है, बाहर जाके और ऐसे स्कैप कर जाता है, खत्म, गायब। तो सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। तो जो उपग्रह जो होते हैं, जैसे सुना है ना कि पृथ्वी पर से क्या करते हैं, उपग्रह को हम भेजते हैं कहां, अंतरिक्ष में। उपग्रह को हम भेजते हैं कहां, तो पृथ्वी के कक्षा में। तो जो हम कक्षा में, पृथ्वी के कक्षा में जो उपग्रह को जो भेजते हैं, तो वो उपग्रह भी इसी तरह से पृथ्वी के कक्षा में क्या होती है, गति कर रही है। कैसा पथ पर, तो वृत्ताकार पथ पर। देखो उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर जो चलेगी वो कैसे, तो वृत्ताकार पथ पर। और ग्रह जो सूर्य के चारों ओर जो चलती है वो कैसा, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर। यानी कि जो सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों जो चक्कर लगाता है प्लेनेट के चारों ओर, वो कैसे, यानी कि तो वो हो जाएगा सर्कुलर पाथ। और जो प्लेनेट जो मूव करते हैं, प्लेनेट जो सन के जो मूव करते हैं, सन के अराउंड जो घूमते हैं प्लेनेट्स, वो कैसा, तो वो इलिप्टिकल पाथ। क्लियर। अब देखिए, अब यहीं से शुरू होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड की कहानी। यहीं से अब शुरू होगी किसकी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड जो भी कह दो की कहानी। तो यहां पर अब क्या है कि ये तो हमें पता चल गया कि सैटेलाइट जो है वो कैसे, तो ऑर्बिट में मूव करेगा। सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में मूव करेगा, और किस कैसे, तो किस पथ पर, तो सर्कुलर पाथ पर। तो यहां से और हम इतना वेग से इसको फेंके कि यह कहां पहुंच जाए, ये पहुंच जाए अर्थ के ऑर्बिट में। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यही कहता है भैया कि कम से कम वो वेलोसिटी होनी चाहिए जिस वेलोसिटी से अगर हम किसी सैटेलाइट को फेंके या फिर किसी भी आप मास को फेंको, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ना जाके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में ही रहे, और वो उसके चारों ओर क्या हो, घूमते रहो। यानी कि अर्थ के कक्षा में वो पहुंच जाए, अर्थ के ऑर्बिट में वो पहुंच जाए। तो अगर हम यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी का डिफिनीशन लिखे, इसको मिटाते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर हम डिफिनीशन लिखे तो क्या लिखेंगे, देखो। तो सबसे पहले डिफिनीशन, इसके बाद फिर इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि मिनिमम वेलोसिटी required to put the satellite in orbit of planet is called orbital velocity। यानी कि वह न्यूनतम